हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आर के टेस्ट नंबर 15 के बारे में। हम यहाँ पर करंट अफेयर और जीएस वाला जो पोर्शन है उसको साथ साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पोर्शन डिस्कस करेंगे ये एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार यहाँ पर जीता है। तो ये जो पुरस्कार यहाँ पर जीता है वो जीता है यहाँ पर नॉर्मन ई बोरलो पुरस्कार, जो संबंधित है यहाँ पर कृषि सेक्टर से, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पर ये संबंधित है। तो ये पुरस्कार उन्होंने यहाँ पर जीता है। अगर हम बात करते हैं जो स्वाति नायक हैं वो तीसरी ऐसी भारतीय कृषि वैज्ञानिक होगी जिनको यह पुरस्कार मिला है, और ये अभी हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है उसके बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन के लिए दक्षिण एशियाई प्रमुख यहाँ पर है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो स्वाति नायक है उन्होंने पुरस्कार यहाँ पर जीता है, नॉर्मन ई बोरलो पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ई उन्नत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सेवा वितरण पोर्टल है। तो ये संबंधित है हमारे पास यहाँ पर जम्मू कश्मीर से। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वे मासिक यहाँ पर रिपोर्ट का छठा संस्करण जो है वो जारी किया था, और वहाँ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई सेवा वितरण की जो स्थिति थी उसका यहाँ पर अवलोकन किया है। जम्मू कश्मीर, केरल, उड़ीसा अपनी 100% सेवाएं क्रमशः अपने एकीकृत पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो ई उन्नत जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं ई सेवा नाम, वो संबंधित है यहाँ पर केरल से। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ई उन्नत संबंधित है हमारे जम्मू कश्मीर से। जो हमारे पास ई सेवा नाम है ये संबंधित है हमारे पास यहाँ पर केरल से, और उड़ीसा के लिए उड़ीसा वन यहाँ पर संबंधित है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ये अपनी 100% जो सेवाएं हैं वो इस ई पोर्टल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण यहाँ पर कराया था। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर कनिष्क। सही आंसर है यहाँ पर कनिष्क। अगर हम बात करते हैं कनिष्क जो है वो महायान मत का अनुयायी था। जो बौद्ध धर्म था वो बुद्ध की मृत्यु के बाद दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अगर हम बात करते हैं जो बुद्ध की जो बौद्ध धर्म की जो यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति चौथी जो है वो बौद्ध संगति थी, उसमें ही यहाँ पर इनका बंटवारा हुआ था दो भागों में, और ये कनिष्क के काल में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। कुंडल वन में यहाँ पर ये संबंधित है, और कनिष्क के काल में ही वो यहाँ पर हुई थी। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक है। तो ये संबंधित है हमारे पास यहाँ पर न्याय दर्शन से, जिसके लेखक जो ऋषि थे वो थे यहाँ पर गौतम यहाँ पर इसके लेखक या ऋषि थे। वहीं ऐसे अगर हम डिस्कस करते हैं योग के बारे में, तो योग के जो प्रवर्तक थे वो थे यहाँ पर पतंजलि। पतंजलि जो हैं वो योग दर्शन के प्रवर्तक थे। वैसी बात करते हैं वैशेषिक के बारे में, तो ये संबंधित था हमारे पास यहाँ पर कणाद से। मीमांसा की बात करते हैं तो दो भागों में ये डिवाइड थे, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये दो भागों में डिवाइड थे, और जो पूर्व मीमांसा था वो संबंधित था हमारे पास यहाँ पर जैमिनी से।
नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर मीमांसा के बारे में। तो ये संबंधित था हमारे पास यहाँ पर बादरायण से। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर न्याय दर्शन, और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे यहाँ पर गौतम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन सी सरकार की जिम्मेदारी है? या तो वो केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी, दोनों की जिम्मेदारी से ही जो पीडीएस प्रणाली है वो यहाँ पर पूर्ण होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर वो डिवाइड किया हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बात करते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जो केंद्र सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है यहाँ पर अनाज की खरीद करना, उसका भंडारण करना एफसीआई के थ्रू, और परिवहन करना। वही अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार क्या करता है, तो राज्य सरकार यहाँ पर खाद्यान्नों के थोक आवंटन की जिम्मेदारी यहाँ पर लेता है, और इसको चालू रखने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर राज्य सरकार की है। इसके अनुसार जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना है, राशन कार्ड जारी करना है, और उनको एक उचित रेट पर दुकानों के पास ये सब सामान वहाँ पर मुहैया कराना है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस राजा ने तम्बाकू पर रोक लगाई थी। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर जहांगीर। जहांगीर ने तम्बाकू पर यहाँ पर रोक लगाई थी, और जहांगीर अकबर का बेटा था। मुगल साम्राज्य का ये चौथा राजा था जिसने 1605 में यहाँ पर गद्दी को संभाला, और 1627 तक जो है ये यहाँ पर राजा रहा था। इसने ही तम्बाकू पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा इसका वो होगा यहाँ पर चंदेल। चंदेलों ने ही यहाँ पर खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था, और ये जो निर्माण यहाँ पर कराया था वो 11वीं से 12वीं सदी के बीच ये जो है यहाँ पर निर्माण हुआ था। और इनमें कुल मिलाकर बात करते हैं जो 85 मंदिर हैं, इनमें से कुछ मंदिरों के अवशेष अभी यहाँ पर है। खजुराहो जो है वो चंदेलों की राजधानी भी थी, और यहाँ पर कड़रिया महादेव का मंदिर है जो संबंधित है शिवजी महाराज से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर है वो है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई इन नीतियों का अवलोकन कीजिए जिनका उपयोग अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने शासन का प्रसार करने के लिए यहाँ पर चलाया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर घेरे की नीति के बारे में। तो ये जो नीति चलाई गई थी ये चलाई गई थी 1765 से 1813 तक। यह जो नीति थी ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक ऐसे घेरे के रूप में बनाना था जिसको वो सही तरीके से यहाँ पर संरक्षित कर सके, और उसके आसपास ही यहाँ पर बफर स्टेट का निर्माण किया गया था ताकि हम जो है एक सुरक्षित एरिया के रूप में इसको देख सकते हैं। ये ब्रिटिश राज्य थे, और जो आसपास के जो राजा थे उनके साथ ऐसी जो है संधि की गई थी, ऐसी ट्रीटी की गई थी कि वो उन पर आक्रमण ना करके उनके एक सहयोगी के रूप में यहाँ पर हमको दिखाई पड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं अधीनस्थ पृथक्करण के बारे में। तो ये जो नीति चलाई गई थी ये चलाई गई थी 1813 से 1858 तक। इस नीति को हम देखते हैं यहाँ पर राज्यों को हड़पना स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करते हैं राज्यों को एक्वायर करना स्टार्ट किया गया था, चाहे तो वो झांसी राज्य हो जिसको दत्तक पुत्र के एक प्रकरण के माध्यम से हड़पा गया, चाहे तो वो आपका यहाँ पर जो है या तो फिर वो अवध राज्य हो जिसको भी कुशासन के आधार पर यहाँ पर हड़पा गया था, एक्वायर किया गया था, और इसको दत्तक पुत्र के आधार पर जो है एक्वायर किया गया था।
तो कुछ ऐसे नीतियाँ अपनाई गई थी जिनके माध्यम से यहाँ पर ब्रिटिश राज्य को प्रिजर्व किया गया। उसके बाद नए नए राज्यों को ब्रिटिश राज्य में शामिल किया गया था। सबसे अंत में आता है यहाँ पर अधीनस्थ संघीय नीति। ये जो चलाई गई थी ये 1858 से आप देखते हैं 1935 तक। ये जो 1858 का आप पीरियड देखते हैं, यहाँ पर ही क्या हुआ था, यहाँ पर भारत का पहला आंदोलन हुआ था जिसको हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1858। और उसी के बाद ही ये जो नीति थी इसको हम अपनाते हैं। यहाँ पर जितने भी एक्वायर किए हुए यहाँ पर स्टेट थे उनको ही एक सीमित कर दिया गया था और उसके बाद किसी भी नए राज्य को शामिल नहीं किया गया था ब्रिटिश स्टेट में। तो ये महत्वपूर्ण था और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसको हम एक बात देखते हैं यहाँ पर। तो अपने शासन को विस्तार करने के लिए अंग्रेजों ने घेरे की नीति अपनाई 1765 से यहाँ पर 1813 तक। उसके बाद बात करते हैं अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई गई 1813 से 1858 तक। और सबसे के अंत में 1858 से 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति को अपनाया गया था। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। तो ये जो प्रकाशन किया था ये किया था राजा राम मोहन राय ने। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। ये एक तरीके से बात करते हैं एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी जिसके माध्यम से राजा राम मोहन राय ने इसको शुरू किया था। और इस पत्रिका की जो स्थापना की गई थी वो 1816 में की गई थी और 1836 में इसका पत्रिका का प्रकाशन जो है वो बंद कर दिया गया था। हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय में। जो राजा की उपाधि थी उसको अकबर द्वितीय ने यहाँ पर, अकबर सेकंड ने यहाँ पर प्रोवाइड किया था। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार कहाँ पर है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की अधिकार की बात, तो ये अगर हम बात करते हैं हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 19 में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है अभिव्यक्ति का अधिकार। तृतीय खंड में नहीं है अभिव्यक्ति का अधिकार, वो भी निश्चित नहीं है। लेकिन जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। इसको विधायिका द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। क्यों कम नहीं किया जाता है? क्योंकि ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। और राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है जिसके माध्यम से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमारी कम कर सके। तो सी आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। इमरजेंसी के समय पर इसको यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है, चाहे तो वो जो हमारे संविधान में जो आपातकाल लिखा गया है 352 के माध्यम से इसको हम यहाँ पर कम भी कर सकने की शक्ति है। वो किसके पास है? यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति के पास है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के निरंतक और महालेखा परीक्षक की राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है। तो ये पेश की जाती है यहाँ पर राज्यपाल के सामने। हम बात करते हैं निरंतक और महालेखा परीक्षक कि राज्य की लेखाओं की रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेंटर के बारे में, तो यही जो रिपोर्ट हैं सेंटर में कहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी? राष्ट्रपति के पास। तो ये दो मेन डिफरेंस हमको यहाँ पर समझना होगा, जो यहाँ पर हमें अंतर दिखाई पड़ता है। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में यहाँ पर वर्णन किया गया है निरंतक और महालेखा परीक्षक का। ये जो पूरा विवरण हम देखते हैं ये आर्टिकल 151 में हमें दिखाई पड़ता है कि किसकी रिपोर्ट किससे संबंधित यहाँ पर होगी। एक बार देख लेते हैं। भारत के निरंतक महालेखा परीक्षक की संघ के लेखा संबंधी रिपोर्ट, संघ यानी सेंटर यानी हमारा केंद्र की रिपोर्ट को आपको राष्ट्रपति के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा।
जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यहाँ पर रखवाएगा। यानी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है वो संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही यहाँ पर उसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राज्य की लेखाओं संबंधी रिपोर्ट को राज्यपाल के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करता है और उसको राज्य के विधानमंडल के समक्ष यहाँ पर रखवाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है यहाँ पर पल्लानी पहाड़ियों पर। सही आंसर इसका जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। जो ये पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में ये हमें दिखाई पड़ती हैं। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने 1979 की कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण के लिए व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति की अध्यक्षता की जिसने नाबार्ड की स्थापना का परामर्श यहाँ पर दिया था? तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी श्रीनिवासन। हम बात करते हैं नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1982 में की गई थी और इसकी कई बार एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछी गई है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पर इसकी यहाँ पर कई बार जो इसकी फुल फॉर्म है वो भी नाबार्ड की कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। श्रीनिवासन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1982 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो बम्बई में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो यहाँ पर होगा विटामिन के। विटामिन के जो है थक्का जमाने में यहाँ पर मदद करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था यहाँ पर लेमार्क और ट्रेवेनिस ने। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर भी। तो इन प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। आशा करते हैं आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगे हुए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।